हाँ, मैं आ चुकी हूँ एपिसोड 103 के साथ। मैं पहले बता दूँ कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ सुबह, तो शोर होगा तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, मेरी मजबूरी समझ लीजिएगा, क्योंकि रात को मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी एपिसोड लिख कर, तो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और जल्दी से चलते हैं एपिसोड 103 की तरफ, लेट्स स्टार्ट। अनी और रिजाल तुम्हें आपस में ठीक लगते हैं अनीब। वॉक किए वो वापस आए और अनीब के आकर गोद में सर रखे लेटे, दिमाग में गर्दिश करती फिक्र के सबब ये उलझा बेमकसद सवाल पूछकर अनीब की तवज्जो खींच गया। हाँ, इनफैक्ट कुछ ज़्यादा ही ठीक, तुम क्यों पूछ रहे हो? अनीब ने उसके बालों में मुलायम हाथ फेरते अख्ताम तक मुतफक्कर हुए आकिब की पुरसोच मगर खूबसूरत चेहरे पर निगाह डाली। बस ऐसे ही रिजाल के लिए फ़िक्रमंद हूँ, जानिए इसे समझ जाए बस। खैर, मैं कल ही हवेली की तामीर का काम शुरू करवा रहा हूँ, बहुत बसीदा हो चुकी है। और तुम भी अपनी सहावत संभालो वापस, मेरे इश्क ने काफ़ी टाइम से तुम्हें निकम्मा कर रखा है। आकिब का शर्ंगेज़ और गुदगुदाता अंदाज़ तकल्लुम अनीब को लूही मुस्कुराहट दे गया। यानी वो अच्छे से जानता था इसने अनीब की हयात का क्या क्या निज़ाम बिगाड़ा है। मैं तुम्हें ना संभालूँ? अनीब के जज़्ब से भारी आवाज़ को सरगोशी की सूरत मध्यम करके पूछने पर आकिब ने लेटे लेटे अनीब को गहरी वालहाना निगाहों का महवर बनाकर देखा। फिर हाथ उठाकर उसकी बेदाग गाल को महमूर मदहोशी से छुआ। संभालो, लेकिन अपना पैशन जारी रखो, हमारी सहाफ़त को तुम जैसी नडर शेरनी की ज़रूरत है। मेरा संभलना तो तुम्हारी एक नज़र की मार है। आकिब का लहजा बेहद मुलायम और खूबसूरत था, जिससे जुटलाना नामुमकिनात में से ही था। थैंक यू अगेन। पैलेस वापस आने के लिए वो दफतन जज्बाती हुई तो आकिब उसके सदमात हटाने उठ बैठा। शानदार मर्द जब हसीन औरत के साथ बैठता है तो मंजर भी सज जाते हैं। उठकर ज़रा सहादी जाने पीछे को सिरक कर आराम से टेक लगाए अनीब के साथ ही कंधे टिकाकर उसकी आगे सिरक कर नाक से नाक मिलाते एक तसल्ली अमेज़ मुस्कुराहट दी। मुझे मेरी फसादन बार बार तकल्लुफ़ बरतती बिल्कुल नहीं पसंद। वापस दबंग अनीब बन जाओ, मेरे लिए भी। तो उसके साथ ही टेक लगाते ठीक से टांगे पसारता। जो मशवरा दे रहा था वो सरासर खतरनाक था। सच में रो पड़ोगे अगर मैं वैसी बनी। जानते हो ना, ज़मीन हिल सकती थी पर वो वाली अनीब नहीं। वो इसे ड्रामाई होती अपने कहर से डरा रही थी। भूल गई थी कि आगे पूरी चलती फिरती कयामत बरा जुमान है। मैंने इस वाली सख्त अनीब को अपने दिल की धड़कन की ताल पर हिलते जुलते और पिघलते देख रखा है, सो ज़्यादा बातें मत करो। आकिब की त्राहट काबिले दी थी। धीमा धीमा मगरूरियत के संग उसका मुस्कुराना वल्ला किसी का भी दिल जकड़ लेता। तुम हो ही शोला। वो फौरी हथियार फेंक कर मुस्कुरा पड़ी। हाथ बढ़ाकर आकिब की गर्दन से लपेटा। अभी शोला नहीं हूँ तो दूर क्यों हो मुझसे? सोग में मैं हूँ, मेरी तुमसे लिपटी मोहब्बत नहीं। सो मेरे बेहद पास रहा करो ताकि मुझे ठीक से सांस आए। आकिब ने इसे पकड़कर अपने नज़दीक बिठाते गंभीर जज्बात से बोझल आवाज़ में कहा तो अनीब की नज़रें हया से ज़ेरक किए दिल की धड़कनें संभाली। बाबा की जूती पड़ेगी, बाज रहो। वो अपना सुकून वसूल करता नरमी बरत कर अनीब को हैरान कर रहा था। तभी उसकी मोहब्बत नामी गिरफ्त के बावजूद वो फड़फड़ा कर बोल बैठी, मैच कर लूँगा, उन्हीं का बेटा हूँ। आकिब ने नरम सी संजीदगी अख्तियार करते जसारत की। अनीब बेख्तियार उसके सबब होती सुकून और निशात की इद्दत पर मुस्कुराती। मुझे जब बहुत खुशी है कि तुम कुछ नॉर्मल हुए, वरना बाखुदा तुम्हारी सुरख आंखें सहना बहुत मुश्किल है। आकिब, कभी भी बाबा या मम्मी की याद किए रोना मत, ना खुद को अकेला फील किए तकलीफ देना। बस बिना कुछ कहे मेरे पास आ जाना या मुझे अपने पास बुला लेना। अनीब की ताकीदें सुनते हुए वो उसकी सांसों में सांस भरे बेहद पुरसुकून था कि अनीब को लगा कहीं उसकी ही आँखों को नजर ना लगे। डन, मुझे कुछ साल तक हमारा बेबी नहीं चाहिए, ओके अनीब? अनीब ने हैरत से उसकी अजीब सी डिमांड सुनी तो आंखें फैलाकर घूरी। लेकिन वो हमारी मर्जी पर नहीं चलेगा। अनीब का जवाब देते लहू चेहरे पर सिमटा। तो हम अपनी मर्ज़ी पर चला लेंगे इसे, आजकल सब पॉसिबल, लेकिन मुझे अभी तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं करना, ज़रा भी नहीं। मुझे बहुत से लाड उठवाने हैं तुमसे, वो सब जो मेरे अरमान हैं, क्योंकि मेरे लिए अब मेरा कुल जहाँ तुम हो, अंडरस्टैंड? वो नम आँखों से आकिब की ताकीद पर सर हिलाती से बेहद खूबसूरत लगी। जैसा तुम चाहो, वैसे भी हमारा बेबी तभी आना चाहिए जब उसके बाबा बड़े हो चुके हों। अनीब की मुतबस्सम सरगोशी पर वो उसकी बात समझ गया। तभी तो मुँह बस और क्या, बाज आ जाओ, आई एम नॉट लिटिल बेबी। आकिब ने हफ़ा होते जताया तो नीम मुस्काई। यस यू आर। ज़ाहिर तो हाँ मिलाई गई, पर बाखुदा उसकी शरारती आंखें आकिब को दुख और जमूत से निकाल लाई। आई लव यू सो मच मेरे सुकून। बेख्तियार प्यार आने पर वो उसको अपने सीने लगा गया। अनीब ने इस गिरफ्त में दुगना सुकून महसूस करते बाजू उसकी गर्दन की ओर लपेटे। आई लव यू टू। एतराफ़ के साथ गिरफ्त में बेपनाह मोहब्बत और चाहत भी शामिल होती चली गई। एक नई सुबह तलू हो चुकी थी। मैं वापस मॉस्को जा रहा हूँ। अभी कॉन्फ्रेंस रूम से दारान मीटिंग अटेंड किए निकला ही कि रिजाल की कॉल उठाकर कान से लगाने पर आगे से ये भयानक इंकशाफ सुनने को मिला। दारान ने हफ्की से अपना माथा सहला डाला।
اتنی بھی اسپیس کا نہیں کہا تھا کھوتے۔ حفت کے مارے داران کا پارا چڑھا، پر اس جانب ایک بند دروازے کا ایسا صدمہ لیا گیا کہ کچھ دیر میں رجال کی فلائٹ اڑنے والی تھی۔ میری سیٹسفیکشن یہی ہے داران۔ رجال کا حتمی سرد انداز اور جواب اچھے بھلے کا دماغ پھیر سکتا تھا۔ اوکے، شوق اتارتا ہوں تمہارا، پانچوں پھر۔ جلاد کی ذمہ داریاں سنبھالو جاتے ہی گریول کی دردناک موت کے بعد اس کے کارنامے انٹرنیشنل میڈیا پر جیسے ہی آئیں گے، انڈر ورلڈ میں کھلبلی مچے گی۔ رابل کی سچائی کی طاقت تک پہنچتے ہر وار کو اب تم نے ہی روکنا ہے، اور ہاں، بارش کو تھوڑا ایموشنل بلیک میل کر کے ہوش میں بھی لانے کی کوشش کرنا، کیونکہ تم میں یہ ٹیلنٹ کوٹ کوٹ کر جو بھرا ہے۔ بائے۔ حکم صادر کیے داران نے ٹھگ سے رابطہ توڑا، جبکہ افسوس سے اس کم عقل کو سوچتا ہوا واپس کانفرنس روم کی طرف بڑھ گیا۔ جبکہ رجال کی واپسی جلدی ہوتی اس کے خوف، ڈر اور فرار سے ہرگز نہیں لگ رہا تھا۔ جانیہ جب جاگی تو پہلی فرصت میں کمرے کا لاک اوپن کیے رجال کے کمرے کا جا کر دروازہ کھولا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ رات اس کی دستک کی منتظر رہی، پر کمرہ ویران پڑا تھا۔ رجال کے کمرے کے بستر پر ایک بھی شکن نہ تھی۔ اچھا، ناول میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہاں پہ جو بھی یوٹیوب پہ مجھے پڑھ رہا ہے، ناول پڑھ رہا ہے، وہ اگر فیس بک پہ ہے تو فیس بک کی جو ریٹن ایپیسوڈ ہوتی ہے اس پہ بھی جا کے اپنا لائک ضرور دیا کریں۔ دیکھیں، اس طرح اگر آپ لوگ ادھر آگے پڑھتے ہیں اور ادھر اگنور کر دیتے ہیں تو اس طرح میرے پیج کی ریچ گر رہی ہے۔ تو اگر میرے پیج کو کچھ ہوا تو یوٹیوب جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہوگا افیکٹ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سب نے یہ کرنا ہے کہ جو یہاں پر ایپیسوڈ پڑھ لیتے ہیں اور ان کی فیس بک اکاؤنٹ بھی ہے اور انہوں نے میرے پیج کو بھی لائک کیا ہوا ہے، تو وہ یہ کریں گے کہ وہاں پہ اپنا بھلے وہ یہاں پہ پڑھ کر گئے ہیں لیکن وہاں پہ ایپیسوڈ پہ اپنا لائک ضرور دیا کریں۔ ایک ایک لائک جو ہوتا ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے، کم از کم 700 لائکس کر دیا کریں۔ اس سے میرے پیج کی ریچ ٹھیک رہے گی اور آپ کو میرا یوٹیوب چینل بھی ایکٹیو ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے ریکویسٹ اس لیے بیچ میں کی ہے تاکہ آپ سب لوگ سن لیں اور غور فرما لیں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میری بات پر عمل کریں گے، تبھی میں درش کم فوری دے سکوں گی، ٹھیک ہے؟ ورنہ میں پھر ڈسہارٹ ہو گئی نا تو پھر میں نے سارا کچھ لکھنا شکنا رکھ کے بیٹھ جانا ہے، کیونکہ میرے پیج پہ بہت 4 سال کی محنت ہوئی ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ وہ محنت جو ہے وہ رائے کہاں جائے۔ تو تھوڑی سپورٹ ادھر بھی کریں مجھے اور ادھر بھی کریں۔ کر پلٹی تو ملازمہ اس کمرے کی صفائی کروانے وہیں چلی آتی دکھائی دی۔ رجال کہاں ہے؟ جانیہ کا لہجہ پوچھتے بھی کا وہ پھر سے آؤٹ آف کنٹری چلے گئے۔ وہ ہمیشہ سے جاتے رہتے، کہیں نہ کہیں یہ تو ان کا شوق ہے دنیا گھومنا۔ آپ کو نہیں بتا کر گئے چھوٹی بیوی؟ ملازمہ کو اس کا بھیگا لہجہ پریشان کر گیا۔ وہ کچھ نہ بولی اور آنکھیں چراتی واپس اپنے کمرے میں بھاگ کر آئی تو دقت سے آنکھوں میں روکے بے قابو ہو کر رخساروں پر سیلے رواں بن گئے آنسو۔ وہ دروازے میں ہی بیٹھتی چلی گئی۔ دکھ، بے بسی، کرب اور پچھتاوے کو اگر ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا تو اس کی شکل بالکل جانیہ کی اس کربناک حالت سی ہوتی۔ رجال، آپ کا ڈر اور فرار اب مجھے پل پل مارے گا۔ بے رحم، ایک دستک نہ دی گئی؟ میں بھی جانیہ ہوں، آپ کی محبت ہونے کا غرور سمجھیں گے میری ہر درمی، پکاروں گی نہیں، آپ خود لوٹیں گے میرے پاس۔ اس کی آنکھ نے اندر گوٹے جانیہ نے سارے آنسو رگڑ لیے۔ کہیں دل میں ایک امنگ جو جگی تھی رجال کی چاہت بننے کی، وہ جسمانی اور قلبی ہر درد کا ایک غائبانہ مرہم بن گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی ہفتے بیت گئے۔ آفٹر فیو ویکس، چند ہفتوں بعد، عمر اور یحییٰ کل واپس پاکستان آنے والے تھے، کیونکہ دونوں کے سہرے کے پھول بھی 2 دن میں سجنے والے تھے۔ خود عمر اور یحییٰ کو 40ویں سے پہلے کوئی جشن کرنا مناسب نہ لگا۔ وہ 2 ماسکو رہ کر رجال کے ہمراہ بقیہ کام سمیٹتے رہے۔ بارش کچھ دن پہلے ہوش میں آ چکا تھا، پر سر پر لگتی چوٹ کے سبب نہ وہ کسی سے بات کر پاتا نہ بول پاتا۔ یہ ٹاسک صدیقہ اور سائمن سنبھال رہے تھے، اور ادھر بیلا اور سوہا ان سارے دنوں انجمن صاحبہ کے ساتھ مل کر خوب مزے کرتی رہیں۔ بیلا کا زخم بھی مکمل بھر چکا تھا اور دوسرا 1 مہینے کے اندر اندر ہی انجمن صاحبہ بھی بہت ایکٹیو ہو چکی تھیں۔ تینوں ہی لیڈیز گینگ کی طرح انجوائے کرنے کے ساتھ عمر بیلا کو بھی بہت مس کر چکی تھیں۔ ہاں، کالز پر رابطہ رہا، لیکن اس 1.25 مہینے کی دوری نے محبتوں کے رنگ اور پختہ کر دیے۔ ناول کی ایگزام جیسے ہی ختم ہوئے، وہ بھی حالہ اور داریہ سے مزے مزے کی ریسپی سیکھتی، اور پھر بیچارے ایاد اور حمین کو وہ سب کھانا پڑتا۔ داران ان سارے ہفتوں بلا ناغہ داریہ سے ملنے آتا رہا، کبھی کبھی حمین اسے روک لیا کرتا، اور پھر سب خوب مستیاں کرتے اور رونق لگاتے۔ داریہ کے اندر پلتی ننھی جان بھی دھیرے دھیرے اپنے ہونے کا پتہ دینے لگی۔ داریہ کے موڈ سوئنگز، کریونگ سہنے کے لیے داران بنا چو چا کیے موجود رہتا۔ جتنا ماں بننے کا ایکسپیرینس داریہ کے لیے نیا اور خوبصورت تھا، ویسی ایکسائٹمنٹ داران میں بھی تھی۔ داران اور داریہ سمن جہانگیر کے علاوہ فی الحال کسی کی کوئی گڈ نیوز نہ آئی تھی۔ شاید سب کے بیبیز بہت سست تھے، جلدیاں صرف ان نئے نویلے دوستوں نے ہی مچا رکھی تھیں۔
इन हफ्तों दारान ने अपना यारी वाला फ़र्ज़ भी निभाए रखा। जिसे जिस जगह दारान की ज़रूरत पड़ती वो मगरूर बनकर भी अपने रोब और शान समेत पहुंच जाता। याराना झाड़ने आकिब का जख्म गहरा था, पर अनीब के साथ फैमिली की सपोर्ट इसे जल्द हील कर गई। वो और अनीब अपनी ज़िंदगी अपनी चॉइस से इंजॉय कर रहे थे। आकिब ने ऑफिस के साथ साथ हवेली की दोबारा तामीर का काम भी शुरू करवा दिया, जिस सिलसिले में वो अक्सर बिजी भी रहने लगा। अनीब अपनी सहाफ़त में वापस कदम जमा चुकी थी। बाबा और समन को खुश देखकर वो भी खुश होती। मारिया साहिबा की सारी उदासियां ख़त्म हो गईं। उनका नवासा और पोता दोनों संवर गए। उन्होंने अपने ख़ानदान को संवरता देखकर अल्लाह के हजूर बारहा शुक्र बजा लाया। ज़िंदगी एक खूबसूरत सफ़र पर गामज़न थी। कुछ देर पहले ही वो पाकिस्तान वापस पहुंचा और आते ही एयरपोर्ट से सीधा आकिब के हमरा जासिम अंकल की फातिहा पढ़ने निकल गया। आकिब ने इसे री न्यू बिल्डिंग के प्रोसेस के बारे में भी बहुत सब बताना था। जबकि जानिया मारिया साहिबा के हमरा उनका स्कूल ज्वाइन किए, नमाज के बाद अब कुरान भी सीखना शुरू हो चुकी थी। वो रिजाल के मामले में बहुत ज़िद्दी निकली थी और अब तक उसकी ज़िद बरकरार थी। आकिब ने इन दिनों ना सिर्फ वापस बिजनेस पर तवज्जो शुरू कर दी, बल्कि वो अपनी हवेली का काम भी शुरू करवा चुका था। जासिम साहिब का 40वां हो चुका था। सब इन हादसों से काफ़ी हद तक संभल चुके थे। मुझे लगा था अब तू बीवी वाला है, उसको छोड़कर इतने दिन दूर नहीं रहेगा, पर तेरे वही लक्षण हैं, कई कई हफ्ते गायब रहना। जानिया को तुझसे ज़्यादा हम सब की आदत हो चुकी है, तेरा ही नुकसान है। दोनों ने फातिहा पढ़ी और कुछ दूर ही लॉन में लगी कुर्सियों की तरफ बढ़े। रिजाल के चेहरे पर भला का सुकून था। इसे अपनी आदत डालकर करना ही क्या है मैंने, तू बता ठीक है। फ़ोन पर रिजाल ने उसका दिमाग इन हफ्तों खूब चाटे रखा, पर रूबरू दिलजोई और यारी की बात अलग थी। तेरे और जानिया के बीच सब सेटल है ना? ऐसा तो नहीं कि इस बार तेरा जाना उसकी वजह से था? यार देख मेरी तरफ, अच्छी लड़की है, हो जा सेटल और ये लफंडरियाँ ख़त्म कर। टिक कर बैठ, मेरे और दारान के साथ शाह इंडस्ट्री ज्वाइन कर ले। आकिब को उसकी बेहद फ़िक्र थी। रिजाल क्या बताता कि सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं उसके पास। तो संभाल मेरे बच्चे केमिकल्स, मेरे बाप की भी तौबा। और ये क्या तूने दादियों की तरह मुझे आते ही पकड़ लिया? छोड़, थका हूँ, सोने के लिए कमरा दिखा वरना यहीं गिर पड़ूंगा। रिजाल ने जान छुड़वाते ज़बरदस्ती की जमाई ली, जिस पर आकिब ने पकड़कर इसे दरवाजे की राह दिखाई। वो रहा गेट, निकल और दफा हो पैलेस। जाकर जानिया की गोदी में सो। वैसे भी मेरी इंजीनियर के साथ मीटिंग है, वो मुझे ड्रॉप कर देगा। पकड़ चाबी। आकिब के ने धकेलने के साथ चाबी भी उसकी तरफ फेंकी। रिजाल ने गाल फुलाते अपनी बेइज्जती निगली। मेरा अगर ड्राइविंग का मूड ना हो फिर। रिजाल ने मासूमियत के अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़े। जा जानिया के पास, तेरी थकावट से देखते ही दूर हो जाएगी, सस्ते देवदास। अनीब को बता देना मेरा डिनर पर वेट ना करे, मैं लेट हो जाऊंगा। आकिब कहते खुद दो वर्कर्स के हमरा हवेली के कंस्ट्रक्शन एरिया की तरफ बढ़ा, जबकि रिजाल ने दिक्कत से सांस आरिज की और चाबी उंगली पर घुमाए गाड़ी की तरफ बढ़ गया। घंटे का सफ़र ठीक डेट में तय किए 9 तक लाट साहब पैलेस सुधारे तो अनीब और जानिया डिनर ही लगवा रही थी। जानिया ने सबके बैग पकड़े रिजाल को देखकर बोलने पर इसे देखा, जो ब्लैक में काफ़ी हैंडसम लग रहा था। फिर इतने हफ्तों बाद उसकी लुक्स वैसी ही नफीस थी जैसे वो हर रोज़ अपने आप को बहुत तवज्जो देता हो। जहांगीर और मारिया साहिबा से मिलता वो मामा से माथे पर प्यार लिए नीब की गाल थिपकाता, ना सिर्फ जानिया से लाताल्लुकी बरते खुद भी कुर्सी घसीट कर बैठा। जानिया ने नज़रें दानिस्ता चुरा ली, जबकि अनीब ने इसे रिजाल के साथ ही पकड़ कर बिठाए और बाबा के साथ वाली कुर्सी संभाली। इस बार तो महीने से भी ज़्यादा दिन लगा दिए तुमने। मुझे लगा था अब जानिया यहाँ है तो तुम ज़्यादा दिन घर से दूर नहीं टिकोगे, पर हिम्मत है बरखुरदार। तानिया, ये तुम्हारी इजाज़त से गया था इतने दिन के लिए? अगर नहीं तो बताओ, मैं इसकी फेंटी लगाता हूँ। जहांगीर ने हल्के फुल्के मुस्कुराते अंदाज में दोनों के बीच की चुप और हिचकिचाहट तकते ही रोब सा डाला। सभी मुस्कुराते दोनों पर ही निगाहें जमाए हुए थे। मेरी इजाज़त से गए थे, इनफैक्ट मुझे भी कह रहे थे चलूं, पर मेरा मूड नहीं था। वैसे भी मैं दादों के साथ रही ये सारे दिन तो बहुत कुछ सीखा। जानिया के चेहरे और आवाज़ दोनों से रिजाल को उसके नाराज़ होने के बारे कुछ वाजिया पता न चला। वो सबको मुतमईन कर चुकी थी। चलो कोई बात नहीं, अब रिजाल आ गया ना। जानिया को अगली बार ज़रूर लेकर जाना मेरी जान, यही दिन है तुम दो के घूमने फिरने के। बेबी आ गया तो इन्जॉय नहीं कर पाओगे। समन ने भी अपनी तरफ से ताकीद की, जबकि जहांगीर इस बात पर मानी है मुस्कुरा दिए। वो आपसी आंखें मिलाते मुस्कुरा रहे थे कि जानिया और रिजाल के चेहरे की संजीदगी कोई ना देख सका। हाँ अनु, आकिब कह रहा था वो लेट हो जाएगा, इसलिए पिया जान के इंतज़ार में जो हाथ पर हाथ रखकर बैठी हो, शुरू करो खाना। रिजाल ने मौजू ही बदल दिया। अनीब ने हंसकर अपने लिए भी प्लेट में राइस डाले। डिनर सबने मुस्कुराते माहौल में किया। जानिया इस टाइम चाय खुद सबके लिए बनाती, जहांगीर तो फरमाइश करके बनवाते। सबको चाय दिए वो इशा की नमाज दादों के साथ अदा किए कमरे में आई तो कमरे के वस्त में पहले से खड़े रिजाल को देखकर जानिया का दरवाज़ा बंद करता हाथ सुस्त पड़ा। रिजाल ने आगे बढ़कर खुद ही दरवाज़ा बंद कर दिया। इस सबब जानिया बंद दरवाजे से लग गई और रिजाल इसे ही देखता बीच का कुछ फासला बना गया।
चीटिंग है ये रिजाल, अभी मैं लॉक कर देती डोर। कमज़ोर पड़ते दिल को तकवीत देने को वो ज़िद्दी टोन में बोलकर दाएं मुड़ी तो रिजाल ने बाजू आगे करते राह रोकी। जानिया ने फ़ौरन चेहरा ऊपर किया और रिजाल को देखने लगी। एक मैसेज, एक कॉल तक नहीं की तुमने? रिजाल की आंखों में गुस्सा देखते हुए जानिया की हथेलियों में नमी आई। क्या बताती कि हज़ारों पैगाम लिख लिख कर मिटाते ये हिजर के दिन काट पाई है। लेकिन क्यों करती? आप मेरे हैं ही कौन? कुछ होते तो मुझे छोड़कर थोड़ा जाते। मैं इस रात को बहुत मुश्किल से गुजार कर सुबह जागी और पता चला आप फरार हो गए। फरार होने वालों को मज़ीद भागने की हिम्मत देते हैं, आवाज़ नहीं लगाते, आवाज़ नहीं पहुँचती। तंज के तीर चलाकर ही वो रिजाल की आंखों में इश्तियाल की सुर्खी ले आई। तुमने ये लाताल्लुकी बरत कर अच्छा नहीं किया। ज़िंदगी में पहली बार किसी को इग्नोर करना सीने पर तीर सा गड़ा है। वो बिगड़ कर दूर होते मुंह फेर गया। दिल चाहा चला जाए, पर वो राह की आज बहुत बड़ी दीवार थी। सेम टू यू, कॉल या मैसेज आप भी कर सकते थे। मेरे दिल में भी ऐसा ही तीर गिरा है, देख लें। जानिया भी खुद को जालिम बनाती बोली, लेकिन अंदर ही अंदर इतने दिन बाद रिजाल को देखकर उसके गले लगने की तमन्ना मचल रही थी। दिखाओ। तूफान की तेज़ी से पलटा तो जानिया उसके करीब आ रुकने पर बौखला कर वापस दरवाजे से जा लगी। क्या? आवाज़ कब कब आ गई। दिल में गड़ा तीर। तो बदू जवाब आया। सच में इतने पागल हैं या मेरे लिए स्पेशल कोर्स किए हैं? जानिया इसे गुस्सा दिला रही थी, जो पहले ही काफ़ी तपा था। कई हफ्तों का गुबार उसके अंदर बेसुकूनी का तूफान जकड़े हुए था। मेरा मतलब है, दिल कैसे दिखा सकती हूँ, वो मेरे अंदर है, ना कि गले में मेडल सा चिपका रखा है। हटें, सोना है मुझे। मुकाबिल की खामोश तंबीही नज़र से परेशान होते जानिया ने इससे रिहाई चाही, पर कामयाब ना हो सकी। सोना है तुम्हें? ओके, जाओ सो जाओ। कुछ ही लम्हे बाद वो बिगड़ा। जानिया को पकड़कर दरवाजे से परे धकेले। दरवाज़ा खोला। जानिया ने दौड़कर उसको पकड़ा और दरवाज़ा बंद कर गई। रिजाल ने घूर कर जानिया की इस हरकत पर इसे डराया। आपके घूरने से नहीं डर सकती, यहाँ आए। मैंने कितना मिस किया आपको। ऐसे कौन करता है, बोले रिजाल। मैं तरस गई थी आपको देखने के लिए, आपकी आवाज़ सुनने के लिए। आंखों में बेइंतहा तड़प लिए उसके सीने से लगी। रिजाल को उसके आंसू सीने पर नमी फैलाते महसूस हुए, पर वो उसको हिसारने को हाथ ना उठा सका। मैं भी, बहुत आहिस्तगी से बोला, जिस पर वो गीली आंखें मुतबस्सम करती रूबरू हुई। किसी को ये बताना कि तुम मोहब्बत हो इतना मुश्किल होता है क्या रिजाल? हाथ उठाकर उसका नाराज़ गमज़दा तड़पा चेहरा छूकर अपनी तरफ किए एक सादा सवाल की आंखें उसकी डरी आंखों में डाली। हाँ, जान जा सकती है। इसे दोनों हाथ पकड़कर अपने चेहरे से हटाता वो जानिया को संगदिल लगा। चलें फिर दोनों मर जाते हैं इतराफ़ करके। मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती। मेरे सब्र को बहुत आज़मा लिया आपने। इसने फिर से बिना इजाज़त रिजाल की बाजू का हिसार पाया, क्योंकि इस बार अपने दोनों हाथ रिजाल की पुश्त पर बांधे उसकी गर्दन और कंधे के बीच के खोखले हिस्से में चेहरा छुपा लिया। रिजाल के हाथ जानिया के कंधों के किनारे पर जमे तो इसे खुद से दूर करने को थे, पर इनमें हरकत थमी हुई थी। चुप नहीं रह सकती तुम, या फिर पहले नहीं कह सकती कि मैं मोहब्बत हूँ? अपने कंधों से बाजुओं तक जाते रिजाल के हाथों का लम्स उसकी सरगोशियों में ढली आवाज़ के तराफ के संग बहुत खूबसूरत लगा। रिजाल का तकाजा इसे रूबरू होने पर मजबूर कर गया। बस इतना सा। हैरत में डूबी मिनमिनाई। रिजाल ने उसकी दोनों बाजुओं से पकड़े अपनी तरफ खींचा तो दोनों के चेहरे टकराते टकराते बचे। ये दिखाओ, बाखुदा ये इतना सा नहीं है, तुम मुझे आखिरी सांस तक के लिए तस्खीर कर लोगी। रिजाल की नरम सांसें बहुत मुलायम अंदाज में जानिया के चेहरे के नकूश छू रही थी, और उसका रूह जिगरता लहजा क़यामत था। मुझे आपकी इन हल्कों वाली आंखों से प्यार हुआ जो फैलता फैलता आपके पैर की टिप तक जा पहुंचा। उफ, क्या बोल रही हूँ। सॉरी, ये नहीं बोलना था। मुझे सर से पैर नहीं सरापा प्यार हुआ आपसे। उफ, फिर गलत, मेरा मतलब आई लव यू। ये सच में इतना सा ना था। जानिया सर से पैर ये बोलते कपकपाई, उसके चेहरे की रंगत सुर्खियों में डली, उसकी पलकें थरथराईं, उसके दिल की धड़कन जल तरंग की तरह रिजाल के कानों में सुनाई दी। वो आज जिस तरह मुस्कुराया, मंजर थम गए। खुद जानिया भी स्टक हुई। तब होश में आई जब वो उसके कान के करीब हुआ और उसकी कमर को पकड़कर घसीटे से अपने सीने से लगाया। आई लव यू टू, उसके कान में कहे, कान को चूमा तो जानिया के लबों से उसके नाम की सांस निकली। उसकी आंखों से आंसू टूट गिरे। वो उसको इस सदमे में ही छोड़े वैसे ही से हिसारे रहा। उसके कान के नीचे दिखाई देती गर्दन के हिस्से पर अपने होंठों को लगाया, जिसकी हिद्दत जानिया को उसके हाथों के पोरों तक उतरती महसूस हुई। मुझे खुद को ये बताने के लिए वक्त चाहिए था कि रोपा से मुझे खास या आम कोई भी मोहब्बत नहीं थी। वो एक कशिश थी बस।
मोहब्बत तो तुमसे हो गई न जाने किस लम्हे, तुम्हारे सामने मैं एक नई तरह तरतीब व तश्कील पाया। ये रिजाल जो तुम्हारा है ये तुम्हें मिला, इससे मैं भी वाकिफ़ नहीं था, तो किसी और को क्या हक़ मिलता? इसमें कोई ख़यानत नहीं। थैंक यू मुझे मेरे इस प्योर वर्ज़न से मिलवाने के लिए। रिजाल ने इससे रूबरू चाहा तो आहिस्तगी से इससे दूर होने लगा, पर वो रोती हुई उसके सीने में छुपकर दूर होने से रोक गई। तानिया प्लीज़ मुझे देखो। उसका रोना बर्दाश्त न हुआ तभी ये मिन्नत की। जानता था वो नहीं टालेगी और यही हुआ। वो हिचकियाँ भरती रूबरू हुई। कोई रोते में इतना हसीन कैसे लग सकता है? रिजाल का दिमाग सनसना उठा। जानिया ने आंसुओं से बोझल पलकें उठाकर रिजाल के चौड़े सीने को देखा, फिर धीरे से सर उठाकर चेहरे को नज़रें मिली। वो इसे करीब कर गया। दोनों की आंखों में खुशी भी थी और उदासी भी। तो मुझे हर लम्हा अच्छी लगी जब से मेरी हुई। आई स्वेयर कोई एक लम्हा भी मुझे तुमसे उलझन नहीं हुई। एक मर्द होने के नाते जब तुमने मुझे अपनी कहानी सुनाई, मुझे कुछ तो फ़ील होता जो अमूमन होता है ऐसे केसेस में, क्योंकि मैं तो कोई तुम्हारा मजजूब आशिक तो नहीं था जो कहता मुझे रूह से सरोकार है, जिस्म से नहीं। फितरी कराहत होती है, आई मीन जो नेचुरल है। पर यू नो व्हाट, मेरा दिल चाहा मैं तुम्हारे वजूद के हर पायमाल हिस्से को प्यार से छू कर आराम दूँ। ऐसी सोच आते ही लाहौल पड़े झटकी थी इस लम्हा मैंने, इसलिए कि तुम पता नहीं मुझे अपने ज़ख्म देखने तक का भी हक दो या नहीं। छूना तो बहुत दूर की बात है। क्या मैं बक-बक कर रहा हूँ? रिजाल की सुर्ख़ ज़दा निगाहें जानिया की आंखों में उतरकर दिल तक पहुँचे सांस रोक रही थीं। तभी रिजाल ने इख्तिताम तक उसकी उखड़ती सांसों के सबब अपने इज़हारात का तसलसल तोड़ा। नहीं, तुम कुछ ऐसा मोतबर कह रहे हो जो आज तक दुनिया की किसी समात का रिज़्क नहीं बना। ये खुशकिस्मती मेरी नासाज धड़कनों पर बारी है। मेरी रुकती सांसों पर तवज्जो मत दो। वो इससे मज़ीद सुनना चाहती थी, पर वो उसकी धड़कनों पर मज़ीद ज़ुल्म ढाने के हक़ में ना था। क्या मैं आराम दे सकता हूँ तुम्हारे हर ज़ख्म को? रिजाल से उसके गहरे सांस भरना बर्दाश्त ना हुआ, जबकि जानिया यूँ थी जैसे उसके हाथ पैर फूल गए हों, हल्क में सिसकियाँ दब गई हों। मैं सुकून दे सकता हूँ तुम्हारी हर बेचैनी को। वो सिसक पड़ी। ये सुनना इस पर बहुत भारी था। हे रो मत जानिया, ठीक से सांस लेकर बताओ। उसके गाल छूता बोला। वो मुश्किल से दो चार सहमी नज़रों से रिजाल को देखती उसका जब तोड़ बैठी। अपने सारे अरमान इसने एक होंठों के लम्स में उड़ेल कर जानिया की सांसों के हवाले करके चंद लम्हों में ही उसके डरे दिल, बेहंगम धड़कनों, कपकपाते जिस्म और उखड़ती सांसों को तवाज़न बख्श दिया। ये बहुत जानलेवा रहा। बाखुदा मेरी ज़िंदगी की खूबसूरत तरीन खुशियों में सर फहरिस्त हो तुम जानिया। बस प्लीज़ स्माइल कर दो। अपने इतने प्यारे करीब आने को जस्टिफाई करने के बाद वह जानिया की मुस्कुराहट पाकर और जी उठा। पकड़कर इसे अपने सीने की खुशबू सा बना लिया। आई एम सॉरी इग्नोर करने के लिए। मुझे यही हल मिला आपके डर दूर करने का। मैं किसी ड्रग की तरह आपको ये पूरा मन ढूंढती रही अपने आसपास। जिस्म टूट रहा था। आपसे ही नहीं, आपके कहीं बैठे लेटने से वहाँ पर इस सिलवटों तक से प्यार हो गया था रिचार्ड। आपके सर के बालों की खुशबू से उफ, पागल हो रही, कैसी बातें कर रही। प्लीज़ इग्नोर। आपके इस कमरे से इनफेक्ट आपकी इस्तेमाल हुई हर चीज़ से प्यार है। प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़िएगा और मुझसे कभी मत डरिएगा। जानिया का लिपट कर ये सब कहना रिजाल को हंसाता रहा। वैसे ये सब कहे तस्कीन और राहत के खजाने बख्श रही थी। जानिया रिलैक्स। उसका चेहरा हाथों में भरे रिजाल ने उसकी जबी चूमी तो वो कुछ सांस खींचने पर पुरसुकून हुई। तुम्हारे हाथ काँप रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो या बहुत ज़्यादा परेशान? रिजाल ने उसका चेहरा आज़ाद किया, उसके दोनों हाथ पकड़कर बारी-बारी चूमे तो वो लरज़ रहे थे, बहुत ज़्यादा पागल। वो काँपती आवाज़ में सरगोशी करती बच्चों की तरह मुस्काई। मैं प्यार कर लूँ इस पागल को जी भरकर। रिजाल का दिल न चाहा वो इस फूल जैसी जानिया से आज़ाद हो। उसके हाथों की लर्जिश और गर्मी बहुत भा रही थी इस शख्स को। ऑफ कोर्स बिकॉज़ वी आर सेम सोल्स। पूरी ज़िंदगी की हिम्मत जमा की थी इसने, तब भी आवाज़ टूट बिखर गई। मैंने जी भरकर भी कहा है साथ। रिजाल का लहजा एकदम मानी हेज़ हुआ तो जानिया की फ़ौरन से पलकें गिराईं। रिजाल, वो कराहती रो पड़ी। ये सवाल उसकी जान पर बना था। ओके, मैं इसे हाँ समझ रहा हूँ। अपने हक का इस्तेमाल करते हुए इसे अपनी बाजुओं में उठा चुका था और जानिया की जान उसके लबों पर इन साया फगन आंखों को देखकर ही आ गई। रिजाल ने इसे मैट्रेस पर लेटाते झुककर जभी चूमी और इस चार दीवारी में जलती हर रोशनी की शिद्दत को सरनिगूं कर दिया। आतिशदान में भड़की आग ने समा बांधा। खिड़की के बंद शीशे के पार ठठरता जाड़ा शुरू था, पर अंदर जज्बात की आतिश ने हर सर्द लम्स बेजान कर दिया। जारी है। उफ़ अल्लाह, ये दिन को और सुबह के टाइम रिकॉर्डिंग करना एक किस्म का टॉर्चर था। मैं आपको बता नहीं सकती कितनी बार मैंने स्टॉप किया है। कभी कोई भेजने वाला आ जाता था, कभी कोई पतीसा नहीं, कभी कोई काले मलोग भेजने आ जाता था, कभी कोई मांगने आ जाता था। कसम से मैं तंग पड़ गई हूँ। आधे घंटे की रिकॉर्डिंग घंटा लगा के की है मैंने। उफ़, उफ़, उफ़। जी, कैसी लगी फोर्थ लास्ट एपी? आर यू सैटिस्फाई?
ابھی جانیا رجال کے اور بہت سینس ہیں ایڈیشنل ایپیز میں بھی اور اینڈ تک بھی. اگلی 2 ایک ساتھ داران دریا امین مایا کی بنی ماولیات بیلا یحییٰ عمر سہر لٹل بٹ فارس صدیقہ اسپیشل ہونے والی ہے. اور ہاں اب کہیں آپ کہیں گے کہ سائمن کنوارا ہے تو نہیں, سائمن شادی شدہ ہے. اس کی فکر میں ہلکان نہ ہوئیے گا, خدا کا واسطہ ہے, کیونکہ اس کے لیے اب میں لڑکی کہیں سے نہیں لا سکتی. آخری کے اس کے 3 پارٹس ہوں گے جو اوور آل سب کی آگے بڑھتی زندگی کے گرد گھومیں گے, پروفیشنلی بھی اور پرسنلی بھی. جو ایڈیشنل ایپیز ہوں گی نا 3-4 ہوں گی, وہ میں الگ سے دوں گی, وہ ناول سے ریلیٹ نہیں کریں گی, مطلب وہ ناول میں شامل نہیں ہوں گی, PDF میں شامل نہیں ہوں گی, وہ صرف یوٹیوب پہ آپ سب کے لیے دوں گی کیونکہ آپ نے اس ناول میں بہت سارا پیار دیا ہے. اور آج کا بیسٹ سین اور ڈائلاگ ضرور مینشن کریں, چینل بھی سبسکرائب کریں, اور میں تو اب جا رہی ہوں دھوپ لگوانے. بائے بائے, اللہ حافظ. بہت ساری دعائیں دیجیے گا تاکہ میری طبیعت بالکل سیٹ ہو جائے, تاکہ ہم تریشکم ایک نئے ولولے اور جوش کے ساتھ شروع کر سکیں. اور آپ ابھی ریکارڈنگ کی وجہ سے میں نے ابھی تک دھوپ نہیں لگوائی, ابھی مجھے جانا ہے دھوپ لگوانی ہے اور مجھے لنچ بھی بنانا ہے. بائے بائے. ابھی میں کوشش کروں گی اس کو جلدی دے سکوں, ویڈیو کو اپلوڈ کر سکوں اور پبلش کر سکوں, لیکن ٹائم تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے. بائے بائے.